लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहली लाइन क्या लिखी है भाई? ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग ना क्या पढ़ रहे थे? बर्थ कंट्रोल के मेथड पढ़ रहे थे। हम लोगों ने नेचुरल पढ़ लिया, बैरियर मेथड पढ़ लिया, और हमने आईओडीज के बारे में पढ़ लिया। अब आता है ओरली, हम लोग जैसे पिल्स वगैरह आती है उनका कैसा क्या सीन है। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन, क्या तो प्रोजेस्ट्रॉन की और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन। देखो अकेले ईस्ट्रोजन की नहीं पिल्स आती हैं, ठीक है, सिर्फ क्या तो प्रोजेस्ट्रॉन की आएंगी और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन दोनों की कॉम्बिनेशन में आएंगी, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ओरली ले सकते हैं। इज़ अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। फीमेल्स के लिए दूसरा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड है कि क्या तो हम सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन वाली पिल्स यूज़ करें या प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बो वाला पिल यूज़ करें, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, हम उनको टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है बेटा? पिल्स कहा जाता है। पिल्स को कैसे लिया जाता है? हैव टू बी टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ, उसको हम 21 दिन तक लगातार लिया जाता है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनली इसको सेकेंड डे ऑफ मेंसेस के अंदर लिया जाता है, सेकेंड टू थर्ड डे। तो पहले 5 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में से हम लोग किसी भी दिन इसको ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, जिस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है उस वाले 7 दिन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले 5 दिन जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको शुरू के जो 5 दिन है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग के 5 days के अंदर हम लोगों को ये पिल लेनी होती है। जब भी मेंस्ट्रुएशन वाला वो फेज आता है उस टाइम पे 7 दिन का गैप देना होता है और उसके बाद लगातार हमको 21 दिन के लिए ये पिल्स कंटिन्यू रखनी होती है। सो इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। जब तक उसको कॉन्सेप्शन नहीं चाहिए, जब तक उसको कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करना है तब तक उसको ये वापस करते रहना है। ये पिल्स क्या करती हैं? पहली बात तो ये ओव्यूलेशन इनहिबिट करती हैं, ठीक है। मान लेते हैं ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइज भी किया, तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, ठीक है। एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। देखो सबसे पहली बात तो ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती, अब हमको बाहर ही नहीं आने देते। मान लेते ले दे के अब हम बाहर भी आ गया, तो अब हमको वो इतना ट्राई करेंगे कि वो स्पर्म से मिले ना, ठीक है। तो वो एंट्री ऑफ स्पर्म को रिटार्ड कर देंगी, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को ख़राब करके। मान लेते हैं एक तो स्पर्म अंदर आ भी गया, उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर भी लिया, तो वो इम्प्लांट नहीं होने देंगी, ठीक है। इस सीरीज से क्या करते हैं? सबसे पहले अगर रिलीज होगा तो ओव्यूलेशन को रोकेंगी। मान लेते हैं ओव्यूलेशन हुआ, स्पर्म की एंट्री को रोकेंगी अब सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को ख़राब करके। अगर फिर भी स्पर्म अंदर आ गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगी, ख़राब सी क्या बना देंगे? एंडोमेट्रियम बना देंगे। अब तुम लोग कोई घर बनाते हो, ठीक है, तुम लोग इसे चाहते थोड़ी हो कि तुम्हारी जो नींव है वो ख़राब से डले, कोई खोखला घर बनाए, ऐसा थोड़ी होता है जो 4 दिन बाद गिर जाए। इसी तरह से इम्प्लांटेशन के अंदर भी हम लोगों को एंडोमेट्रियम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, दैट विल फॉल ऑफ। आगे है पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। पिल काफ़ी इफेक्टिव होती है, उसका साइड इफेक्ट कम होता है, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। और जो फीमेल है उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है इसके ऊपर, काफ़ी अच्छे से वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर रखी हैं। फिर आता है सहेली के बारे में मैंने तुमको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। ये एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किसने बनाया था? CDRI लखनऊ इंडिया। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये फीमेल के लिए होता है जिसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। मतलब जो स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ये हो गए, इसके अंदर ये नहीं होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। ये वंस अ वीक पिल है, मतलब हफ्ते में एक बार लेने वाली पिल है। ये PYQ है, आई होप तुम लोग याद रखोगे। मतलब ठीक है, ऐसा मत रखो कि ये PYQ तो हम यही याद रखेंगे। अब तुमको नहीं पता ना कौन सा आने वाले साल में कौन सा PYQ बन जाएगा, है ना, कौन सा नया क्वेश्चन नीट वाले बना देंगे, NT वाले। तो एक एक लाइन तुमको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बातें कम करते हैं अपन। वेरी साइड इफेक्ट एंड वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ज़्यादा है और इसकी साइड इफेक्ट क्या है बच्चा? कम है, ठीक है। आगे आता है बेटा प्रोजेस्ट्रॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शन। अब जो चीज़ हम पिल्स की फॉर्म में ले रहे थे वही हम इम्प्लांट की फॉर्म में लेंगे, बस ये है उनका ड्यूरेशन इम्प्लांट का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और फीमेल को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती कि भाई बार बार हर दिन लो, क्या पता किसी दिन मिस कर जाएं हम, किसी दिन भूल जाएं हम, है ना। तो इम्प्लांट का ये एक बार इनको इंसर्ट कर दो तो उनका काफ़ी टाइम तक का वो होता है, लाइफ स्पैन होता है। आगे देखते हैं प्रोजेस्ट्रॉन अलोन, क्या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन या फिर कॉम्बिनेशन में ईस्ट्रोजन के साथ हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? इंजेक्शंस की तरह और इम्प्लांट की तरह अंडर द स्किन के अंदर वो धीरे धीरे प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ करता जाएगा,
ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल, पिल की तरह ही काम करता है वो, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, बट उनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडी विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। अगर हम सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन अगर हम या फिर आयोडीज किसी में एडमिनिस्ट्रेट कर देते किसी फीमेल के अंदर जिसकी 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, जस्ट क्वाइटस करने के बाद 72 आवर्स हुए हैं, ठीक है, मतलब इंटरकोर्स के 72 आवर्स हो गए उसके बाद, हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल। और उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं अगर इमरजेंसी के केस में है तो, जैसे कि रेप के केसेस में होता है, और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड और क्या पता अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, तो उस टाइम पे अगर अपन जस्ट इंटरकोर्स के 72 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर अगर हम एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं आयोडी या फिर प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, तो क्या हो सकता है, हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। आगे आता है बेटा सर्जिकल मैथड जिसको हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मैथड, मतलब ये एंड मैथड है, इसके बाद मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। जैसे आयोडीज है, कॉपर टी तुमने जब तक काम करा, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि भाई ठीक है तुमको अब है कि हाँ अब वी कैन प्रोड्यूस बेबी, ठीक है, अब तुम्हारे घर के हालात ठीक है, बेबी के अंदर गैप भी है, मान लेते कोई छोटा बेबी था, ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने सोचा कि इन दोनों में गैप रखना है, इस वजह से तुमने कॉपर टी इंसर्ट करवा ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मान लेते हैं अब तुम लोगों को चाहिए कि भाई हाँ अब दूसरा बेबी होना है, तो तुमने कॉपर टी हटा ली, तो ये तो क्या हो गया, पर टेम्परेरी हो गया, ठीक है, तुमने इंसर्ट करवाए बाद में तुम हटा सकते हो, बट ये स्टरलाइजेशन मेथड जो है ना, ये टर्मिनल मेथड है, मतलब एकदम लास्ट मेथड है, इसके बाद तुमको बेबी अगर चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोबारा से काम नहीं कर सकते। अब आगे कंडीशन पढ़ो क्यों नहीं कर सकते। टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करवा देते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, और कॉन्सेप्शन से बचा लेते हैं, बट गैमीट बन रहा है। ये कई बार आता है कि भाई स्टरलाइजेशन मेथड में गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, ये गलत बात है, सॉरी, बस गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होता है, गैमीट बनते तो ज़रूर हैं, इसी वजह से कॉन्सेप्शन नहीं होता। स्टेरिलाइजेशन मेल में क्या होता है, मेल में जैसे वास्ट डिफरेंस होती है, इसमें वास्ट डिफरेंस को काट के टाइट कर दिया जाता है, तो वैसेक्टॉमी, और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होती है तो ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब को काट के टाइट कर दिया जाता है। वैसेक्टॉमी में एक छोटा सा पार्ट लेते हैं वास्ट डिफरेंस को, उसको हटा देते हैं और उसको बांध देते हैं स्मॉल इंसिजन के साथ ऑन द स्क्रोटम, जबकि ट्यूबेक्टॉमी में एक छोटा सा पार्ट लेते हैं फेलोपियन ट्यूब का, उसको हटा देते हैं और उसको बांध देते हैं एक स्मॉल इंसिजन के साथ इन द एब्डोमेन, और थ्रू किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू। ये जो टेक्निक है ये काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। अब स्पर्म्स एंट्री नहीं कर पाएंगे फीमेल की बॉडी में, इंसेमिनेशन किसी भी हाल में नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बट उनकी रिवर्सिबिलिटी क्या है बेटा, उतनी ही ख़राब। अब तुम लोग सोचो तुम दोबारा फेलोपियन ट्यूब को खोल रहे हो, देन यू आर जॉइनिंग इट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है, और दोबारा इनकी रिवर्सिबिलिटी उतना ही क्या है, पुअर है, ख़राब है। तो आगे हम लेट अस यूज़ अ न्यू पेन, ओके, पर्पल है ना, पर्पल हमने एक बार भी यूज़ नहीं किया। Okay, it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। ऐसा नहीं तुम खुद ही चौधरी बन रहे हो कि भाई हम ही ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। एक्सपर्टाइज नर्स से कंसल्ट करो, डॉक्टर से बात करो, उसी के बाद तुम लोग कोई स्टेप उठाओ, ठीक है। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो मैं हाँ इस पूरे चैप्टर में तुम बोल रही हूँ, बट ठीक है इसको गलत वे में मत लेना, ये बस बोलने का मेरा पढ़ाने का तरीका है, ऐसे हो जाता है, बट तुम मतलब जो भी मतलब इस सिचुएशन में है, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे, बस उसके लिए मतलब इमेजिनरी है वो तुम, आई एम नॉट सेइंग टू यू ऑल, ओके, तो इसको थोड़ा गलत वे में नहीं लेने का, ठीक है। तो वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा, कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें तो हम लोगों को हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव लेने पड़ेंगे। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी से बचने के लिए ही तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं ना बच्चा,
ठीक है। वन इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मैथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्या तो हमें प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है इसीलिए यूज़ करना है, और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी, और क्या पता तुमको मतलब जो कपल है उनको बेबी के अंदर स्पेस देना हो कि भाई हाँ इतना गैप हो 4-5 साल का, तो उनको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, उस टाइम पे प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए या स्पेस देने के लिए हमको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है ड्यू टू पर्सनल रीज़न, क्या पता पर्सनल रीज़न उनके हो सकते हैं। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दीज मैथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, माना कि पॉपुलेशन की बहुत बुरी तरीके से बढ़ते हुए रेट पे इनका बहुत काफ़ी अहम रोल है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, इनकी वजह से नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर जो पिल्स होती है ना, अगर हम उनको काफ़ी टाइम तक यूज़ करें, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाली या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वाली हम लोग यूज़ करें ना, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये भी होती हैं। ठीक है, ये एक बार सवाल आया था, मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ये तो एनसीईआरटी में कहीं दिया ही नहीं है, हमें तो लगा सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान तो कोई होता ही नहीं है, बट याद रखना इसमें ब्रेस्ट कैंसर तक इंक्लूडेड है। मैं यही लगा के आई थी कि भाई ब्रेस्ट कैंसर तो हो ही नहीं सकता, बट आई वॉज रॉन्ग। सो आई होप तुम लोग भी अच्छे से याद रखोगे। नहीं यार पर्पल मेरे को याद नहीं रहा। चलो आगे आता है MTP। व्हाट इज़ MTP बच्चा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग जो अबॉर्शन करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं, किस रीज़न से करवाते हैं, वैलिड रीज़न क्या है और अनवैलिड क्या है। देखो, इंटेंशनल खुद चाहते हुए और वॉलंटरी टर्मिनेशन खुद की इच्छा के अनुसार अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं बिफोर फुल टर्म से पहले, मतलब 9 महीने से पहले, उसको कहा जाता है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो क्या पता अगर जैसे कि प्रेगनेंसी है तो उसमें माँ को खतरा है, क्या पता बेबी के जीने के चांसेस कम है, क्या पता दोनों को खतरा है, तो इसी वजह से उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब MTP का सहारा लेते हैं। उस टाइम पे मेडिकली हम अबॉर्ट करवा सकते हैं बेबी को। ओके, ऐसे नहीं कि वह फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल अनवैलिड रीज़न है और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे आता है नियरली 45 to 50 मिलियन MTP आर परफॉर्म। देखो लगभग 45 से 50 मिलियन MTP करवाई जाती हैं हर साल। ठीक है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है बेटा पूरे वर्ल्ड के अंदर, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ठीक है, मान लेते हैं सॉरी फॉर दैट, टोटल प्रेगनेंसीज X हैं। ठीक है, तो X/5 इतनी तो क्या करवा दी थी, MTP करवा दी जाती हैं। तो अब तुम लोग निकाल लेना, हमारे एक बार सवाल आया था कि भाई अगर 40 उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि पूरे साल में टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी कितनी होती हैं। ठीक है, अब कोई सोचेगा ये तो बहुत बेतुका सवाल है, हमें कैसे पता, बट यहाँ इस डाटा से वो निकलता जब तुमको 1/5 ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी दिया है कि इतना होता है। ठीक है, 1/5 X/5 बराबर 45 इंटू 50 मिलियन। अब तुम लोग X निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते यहाँ से। ठीक है, तो ये वो सवाल था, बट बहुत लोगों का गलत था ये क्वेश्चन, तो आई होप तुम लोग याद रखोगे। ठीक है, देखो MTP कितनी होती है, 45 to 50 मिलियन, कितना है वो, टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज इन्वॉल्व इन इट। बहुत सारे देशों में ऐसे भाई इमोशनली, एथिकल, रिलीजियस, धार्मिक, सोशल तरीके से अगर अपन देखें तो बहुत सारी कंट्री में डिबेट चल रही है कि MTP को लागू करें कि ना करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया MTP को कब, 1971 के अंदर, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन थी आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक एंड डिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल। जैसे कि बहुत लोग अभी भी करवाते हैं बेटा, फीमेल फर्टिसाइड अभी भी होता है, उतना ही होता है, बट हाँ पहले से थोड़ा सा कम होता है, बट या अभी भी होता है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए MTP का थोड़ा सा डर लगता है कि भाई उस वजह से MTP ना करवा ले लोग, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि भ्रूण हत्या के केसेस बहुत ज़्यादा आते थे बेटा। आगे आता है वाई MTP ही क्यों। ऑब्वियसली आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली पता है हमको कि भाई हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए क्या तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा, क्या तो गलती होगी वो, और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या पता कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर जाए, और ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, क्या पता रेप का केस हो। ठीक है, MTP आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और द फीटस और बोथ। MTP कब कब लीगल है, क्या तो बेबी को खतरा हो या माँ को खतरा हो उस प्रेगनेंसी से, या दोनों को खतरा हो, उस टाइम पे हम लोग MTP क्या करते हैं, वैलिड मानते हैं। MTPs आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के 3 महीने तक, दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी।
और इसमें कितने प्रैक्टिशनर चाहिए? इसमें एक प्रैक्टिशनर की ज़रूरत आती है। ये बहुत टेस्ट सीरीज़ में आता है। आगे आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने के गैप के बाद, मतलब 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक की है तो एक प्रैक्टिशनर चाहिए। अगर 12 से ज़्यादा की है और 24 से कम की है तो हमको 2 प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। ओके बेटा। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही थोड़ा सा रिस्कियर हो जाता है, क्योंकि मेजरली जो ऑर्गन होते हैं फिटस के वो बन चुके होते हैं। ठीक है, तुमको बताया था मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। One disturbing trend observed is that a majority of MTP are performed illegally by unqualified quack, which are not only unsafe but could be fatal too. बहुत ऐसे केसेस को रिकॉर्ड करा गया है जहाँ पर इलीगली एमटीपी को परफॉर्म करवाया जा रहा है उन लोगों से जिनको मेडिकल की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, ऐसे कई डॉक्टर होता है ना, कई कॉलेज में जाके मौज मस्ती करते हैं, बस डॉक्टर वॉक्टर बनने का उनको कोई इरादा नहीं होता है, बस वो इसी तरीके के डॉक्टर होते हैं। फिर उन्होंने एमटीपी करवा ली और फिर वो क्या हो सकते हैं, फेटल, मतलब उनको मतलब फेटल का मतलब मरना ही होता है ना, तो अनसेफ होती है, ऐसे लोगों से नहीं करवानी चाहिए। बहुत ऐसे केसेस रिकॉर्ड करे गए हैं बेटा। अनदर डेंजरस ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड क्या है, मिसयूज ऑफ एम्नियोसेंटोसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि एम्नियोसेंटोसिस का यूज़ क्या होता है। एम्नियोसेंटोसिस का यूज़ तो होता है कि भाई जेनेटिकली अगर कोई बीमारी है उसको तो हम उसे क्योर कर सकें, है ना, उसके जीने के चांसेस कितने हैं फिटस के, ये सब बताने के लिए। बट एम्नियोसेंटोसिस का गलत यूज़ क्या है, उसको सेक्स डिटरमाइन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है बेटा। फ्रिक्वेंटली इफ द फिटस इज फाउंड टू बी फीमेल, और अगर वो फीमेल हुई तो एमटीपी करवा दी जाती है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, और ये बिल्कुल इलीगल है बेटा। देन आता है सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फिटस। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये इनको हम इन कारनामों को अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस होते हैं दोनों मम्मी बच्चे के लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। मतलब एक वेल ट्रेन डॉक्टर से हम लोगों को ये सारी चीज़ें कंसल्ट करनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी के पास भी चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हमको काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। आगे आता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली क्या हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं एक दूसरे से। अब आता है इन्फेक्शन और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलाई जाती हैं, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर वनरल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब आरटीआई। सारी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए तुम लोगों को। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ट्स, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, that is HIV leading to AIDS, are some of the common STIs। और मैंने तुम लोगों को एक मेथड बताया था जिसके अंदर जो STIs हैं उनसे बचाव हो सकता है, दैट इज़ यूज़ ऑफ कॉन्डम। क्या STI से बचाता है अगर हम देखें तो उसको, ये सारी बीमारियों को नाम दिया है। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस। HIV का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि अभी तक उसका इलाज तो हुआ नहीं है डिस्कवर। कैंसर तक का इलाज डिस्कवर हो गया यार, बट एड्स का इज आई थिंक नॉट पॉसिबल। आगे आता है सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी देखें तो HIV देखें तो कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन निडल। अगर हम जो इंजेक्टिंग निडल्स हैं उनका भी शेयरिंग कर रहे हैं उससे भी फैल सकते हैं हेपेटाइटिस बी और HIV। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आए पर्सन टू पर्सन, ठीक है, तो भी हो सकता है। विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मान लेते हैं जो इन्फेक्टेड था उसका ब्लड दूसरे में चढ़ा दिया तो दूसरे को भी हो जाएगा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, और मम्मी से फिटस में भी आ सकता है। ये सारी बीमारियां मतलब हेपेटाइटिस बी और HIV इन सब तरीक़ों से फैल सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी को छोड़ के, जेनाइटल हर्पिस को छोड़ के और HIV इन्फेक्शन को छोड़ के बाकी की जितनी भी डिजीजेस हैं अगर उनका पहले पता लगा और अच्छे तरीके से इलाज करवाया तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल हैं। ठीक है, इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट करवाएंगे तो वो क्या हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। अर्ली सिम्टम, शुरू के सिम्टम क्या होते हैं, माइनर होते हैं, ज़्यादा पता नहीं लगता, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं लोग। इंक्लूड क्या करता है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग आने लग जाती है, एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन के अंदर इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, इन सबको नॉर्मल मानते हैं लोग। आई डोंट नो क्यों, मेरे को तो थोड़ा सा कट लगता है ना, मैं ऐसे हाइपर कॉन्शियस हो जाती हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि इतना भी नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ को सीरियसली, हर बात पे हर दिन तो डॉक्टर की बैठी रहेगी। फिर उनका यार ये ज़रूरी है ना। कई लोग तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तब भी डॉक्टर के नहीं जाते, आई डोंट नो व्हाई। आगे आता है इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक,
कई बार सिम्टम ना भी दिखें, ठीक है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमारे अंदर कोई वायरस पल रहा है, बड़ा हो रहा है, कोई बैक्टीरिया है, बड़ा हो रहा है भाई, पता ही नहीं चलता कई बार। तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम ही नहीं आए तो कैसे ही पता चलेगा, एंड हैंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड, और क्या पता उसका पता ही ना चले तो अनडिटेक्टेड रहे काफ़ी लंबे समय तक। Absence or less significant symptoms in the early stage of infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अगर क्या पता अगर अर्ली स्टेजेस में सिम्टम दिखे तो हमको श्योरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमको क्या लेना चाहिए, ठीक है बेटा। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसके अंदर क्या है, विच इंक्लूड PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID, अबॉर्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है मतलब इम्प्लांटेशन का होता है, यूट्रस के अंदर होता है, इम्प्लांटेशन एक्सेप्ट यूट्रस कहीं भी हो सकता है। हमारे एक बार ना क्वेश्चन आया था, तो मेरा फ्रेंड था, उसने इसमें ना क्या उन्होंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछा था कि भाई कहाँ हो सकता है, विच वन इज़ द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसने सोचा कि सर्विक्स में तो कभी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो उसने कोई गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। देन ही केम टू अस, उसने पूछा तुम इसका आंसर क्या करके आए, मैंने बोला इसका सर्विक्स आएगा। फिर कहते हैं सर्विक्स में कैसे इम्प्लांटेशन हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, यूट्रस के अलावा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में, सर्विक्स में, वजाइना तक में। मैं कहती हूँ यूट्रस को छोड़ के कहीं भी अगर वो बोले ना तो बस इम्प्लांटेशन हुआ है तो कहते हैं ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये तो लॉजिकली नहीं लग रहा यार, ये तो गलत लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बस यूट्रस मत भर के आना उसमें, बाकी तुम कुछ भी कराओ वो सही है एक्सेप्ट यूट्रस, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या पता इनफर्टिलिटी हो, क्या पता कैंसर तक हो जाए, इन सब चीज़ों से इतने बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो हमें क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, और डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए टाइम पे। STIs आर अ मेजर थ्रेट इन हेल्दी सोसाइटी, जो STIs है ना वो एक बहुत बड़ा खतरा है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन, उनको बचाव और उनका जो अर्ली डिटेक्शन है शुरुआती में ही हम लोगों को पता चल गया एंड क्योर और उनका ठीक करवाना इन डिजीज़ का, तो ये प्राइम कंसिडरेशन है, ये हमारा मुख्य काम होना चाहिए अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। द ऑल पर्सनस आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप। वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप के उसमें आ सकती हैं बीमारियाँ, बट ज़्यादातर आती हैं 15 to 24 ईयर्स, क्योंकि ज़्यादातर रिप्रोड्यूसिबल अगर हम वो देखें क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल पॉपुलेशन देखें तो वो 15 to 24 की ज़्यादा है, तो STI का ज़्यादा खतरा किसको है, इनको ही है। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, ऐसा एज ग्रुप जिससे तुम भी बिलोंग करते हो, सो यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, कोई रीज़न नहीं है पैनिक होने का, क्योंकि प्रिवेंशन भी पॉसिबल है ना, बचाव ही इलाज है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग, अगर हम सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करें अपनी लाइफ में तो हम इनसे बच सकते हैं। क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी के साथ भी सेक्शुअल इंटरकोर्स कर लिया, दैट्स रियली 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 बैड, ठीक है। बहुत सारे पार्टनर नहीं होने चाहिए, है ना, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, अननोन पार्टनर नहीं होने चाहिए, मतलब पूरी एकदम मेडिकल हिस्ट्री तो तुमको उनके बारे में पता ही होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो यू कैन डू ना। ऑल्सो ट्राई टू यूज़ कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए। क्यों बता रही है कॉन्डम का यूज़, मैंने तुमको बताया था कॉन्डम बढ़ाते टाइम कि STIs नहीं होने देता है, इसीलिए इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट है तो शुरुआत में ही अगर किसी को लग रहा है कि भाई हाँ मेरे को कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो और इसका इलाज हो सकता है बच्चा, एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड। अगर तुमको इन्फेक्शन है तो जल्दी से ट्रीटमेंट लो। हाँ, जो शुरुआत में मैंने 3 बताई थी, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस और एड्स, इनका तो क्योर हो नहीं सकता, बट बाकी अगर क्या पता हो तुम्हारी किस्मत और अच्छी हो, है ना। आगे आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिस्कशन खराब है अगर हम इनफर्टिलिटी बात नहीं करते हैं तो। बहुत सारे कपल होते हैं बेटा इनफर्टाइल होते हैं तो उनको IVF का सहारा लेना पड़ता है, ऐड भी आने लगे आजकल तो। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, दैट इज दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ वो अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन करें तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है उनके अंदर, तो भी वो प्रेग्नेंट फीमेल नहीं होती है, दैट इज़ इनफर्टिलिटी। अगर वो काफ़ी बार, ठीक है, लगातार 3-4 साल या फिर 2-4 साल अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स करे तब भी उसको प्रेगनेंसी ना हो, मतलब वो क्या है, इनफर्टाइल है। ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल ही इनफर्टाइल हो सकती है,
वो प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है और जो सॉल्यूशन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। द रीज़न, इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेज हो सकती हैं, ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। कुछ के दिमाग में बैठ जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा गहरा सदमा होता है ना, तो उससे भी हो सकता है। इंडिया के अंदर जो फीमेल होती है, जैसा अभी मैंने बताया कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, बट एज वी आर इन इंडिया हमारे पास बहुत ऐसे पुराने सोच के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है अगर बेबी नहीं हो रहा है तो। बट मोर ऑफन दैन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। बस ज़्यादातर प्रॉब्लम किस में होती है? मेल पार्टनर में होती है। जैसे मैंने तुमको स्पर्म्स की कंडीशंस बताई थी, कई बार वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं बच्चा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इन फर्टिलिटी क्लिनिक होते हैं, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, इनसे डायग्नोस करवाने के लिए एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए, इन डिसऑर्डर के लिए, एंड एनेबल दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन। और मतलब हर चीज़ का इलाज है आजकल। हाँ, एड्स का नहीं है, ठीक है ना, मेरी बातों पे मुझे मत फंसाओ तुम लोग। तो बहुत सारे इनका काफ़ी इनफर्टिलिटी क्लिनिक हैं जो हेल्प करते हैं ताकि उनको बेबी हो सके। However, where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique। कुछ स्पेशल टेक्निक से बेबी होता है, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आगे बढ़ते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? एक सेकेंड, इसको इधर ले आती हूँ मैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। जैसा बॉडी के अंदर होता है वैसा ही हम टेस्ट ट्यूब भी करवाते हैं, ठीक है। बाहर होता है बॉडी से बाहर, तो इन विट्रो कहा है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, इज वन सच ऑफ मैथड। मतलब एम्ब्रियो बना, उसके बाद फीमेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्या पता उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो पा रहा हो। तो आगे देखते हैं, इस मेथड के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। ओवा फ्रॉम द वाइफ, फीमेल से हम लोग ओवम ले लेते हैं, स्पर्म मेल पार्टनर से ले लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, दोनों को इंड्यूस करके क्या बनाते हैं? जायगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन। लैब के अंदर हम लोगों ने जायगोट बना लिया। जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, जायगोट ले लिया या फिर अर्ली एम्ब्रियो जिसकी सिर्फ 8 ब्लास्टोमेयर अभी तक बनी है, उसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में। ये याद रखना है, देखो अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर तक, तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो ये क्या हुआ? जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसपोर्ट। और अगर एम्ब्रियो ज़्यादा का है, मतलब 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा का है, तो उसको यूट्रस में ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बेटा, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, IUT। समझ आ गया? अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक का है तो फेलोपियन ट्यूब में, नाम होगा जिफ्ट। अगर 8 से ज़्यादा का है तो नाम होगा IUT, और कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? यूट्रस के अंदर, टू कंप्लीट इट्स फर्दर। और आगे की डेवलपमेंट मम्मी के एब्डोमेन में होगी। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन वीवो, इन वीवो फर्टिलाइजेशन से जहाँ फ्यूज़न का गैमीट का फ्यूज़न होता है फीमेल के अंदर, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? इनसाइड द फीमेल, ठीक है। ऑल्सो कुड बी यूज सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ये भी एक मैथड है। इसमें देखते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ एन अवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। हम लोग अवम लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ एन अवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अवम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि वो फीमेल ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है, तो हमने अवम लिया और उसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया फीमेल के अंदर। अब हमने उसको गैमीट दिया है, अवम इज इन गैमीट ना, तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो इसका नाम है गिफ्ट। हमने उसको गिफ्ट दे दिया, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल, दूसरे फीमेल का। आगे हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो अवम नहीं बना सकती, उसको हमने GIFT वाला मेथड दिया। बट कैन प्रोवाइड, लेकिन वो एनवायरनमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए दे सकती हैं, और आगे मतलब गेस्टेशन पीरियड उसके यूट्रस में इजीली हो सकता है, बस वो अवम नहीं दे सकती, बाकी सारा काम हो सकता है, तो हमने उसमें GIFT वाला मेथड यूज़ करा। देन आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैब इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द अवम। लैब के अंदर हम लोग एक एम्ब्रियो बनाते हैं जिसके अंदर जो स्पर्म है उसको हम डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate and the female or due to very low sperm count in the ejaculate। क्या पता मेनली जो मेल के अंदर प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है? क्या तो इंसेमिनेट नहीं कर पाता, इजैकुलेट नहीं कर पाते स्पर्म्स को, ठीक है। इंसेमिनेशन नहीं हुआ तो फीमेल के ट्रैक्ट में स्पर्म नहीं गए। दूसरा है, क्या पता स्पर्म का काउंट ही कम हो पर इजैकुलेट्स। अगर जैसे 250 से 300 मिलियन का केस बताया था, अगर 100 मिलियन से कम है ना तो उसको कम माना जाता है, मतलब फिर दिक्कत है कि स्पर्म बनने के केसेस में। कुड बी करेक्टेड बाय, उन चीज़ों को अगर लो स्पर्म काउंट है या फिर इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है तो उनको करेक्ट करा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक से। इन दिस टेक्निक, इसमें क्या करा जाता है? हस्बैंड से सीमन कलेक्ट करते हैं,
और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस, और यूट्रस के अंदर या फिर वजाइना के अंदर हम लोग इंसेमिनेशन करवाते हैं, तो इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, सीमन को कलेक्ट करा जाता है हेल्दी डोनर्स से और आर्टिफिशियली वजाइना के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नाम क्या दिया, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। क्या क्या पढ़े हमने, जिफ्ट पढ़ा है, आईयूटी पढ़ा है, ठीक है, आईयूटी पढ़ लिया, जीआईएफटी पढ़ा है, आईसीएसआई पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा है, और आईयूआई पढ़ा है, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। जिफ्ट में क्या करते हैं, जाइगोट का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मतलब अर्ली एम्ब्रियो और जाइगोट का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, तो जिफ्ट। अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का है तो उसका क्या नाम दिया, उसका नाम दिया, उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करवाया, सॉरी यूट्रस के अंदर, तो नाम क्या दिया, आईयूटी, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, जीआईएफटी, अगर कोई फीमेल है सारा एनवायरनमेंट दे सकती है, फर्टिलाइजेशन उसके यूट्रस में हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, जस्टेशन इजीली हो सकता है, बट अब हम नहीं दे सकती, तो हमने क्या यूज़ करा, जीआईएफटी यूज़ करा। अगर हमने एम्ब्रियो बनाया है लैब के अंदर और ओवम के अंदर सीधा स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट करवाया, तो क्या हुआ, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसके अंदर, किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर मेल का स्पर्म काउंट कम हो या फिर इंसेमिनेशन में दिक्कत हो। तो इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन मतलब हेल्दी डोनर से सीमन लेके फीमेल के वजाइना में या फिर यूट्रस में ट्रांसपोर्ट करवा दिया, तो आईयूआई। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे बतेरे ऑप्शंस हैं। ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, बहुत प्रिसाइज है बेटा ये काम, मतलब ऐसा नहीं किसी भी डॉक्टर के पास तुम लोग चले गए। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ डॉक्टर की, बट आई एम सेइंग कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तुम लोग मेरी बात गलत वे में मत लेना प्लीज़, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं बेटा जो बहुत फर्जी टाइप होते हैं, तुमने देखा होगा ऐसे कई केसेस, ठीक है। तो बहुत प्रिसाइज केस है, तो तुम एक अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की कंसल्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन हैंडलिंग कौन करता है, फिर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, और बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट इनके लिए यूज़ करे जाते हैं, काफ़ी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आते हैं। Therefore, these facilities are presently available only in very few countries. सेंटर इन द कंट्री के बहुत कुछ जगहों पर भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली द बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिट नंबर ऑफ पीपल, बहुत एक मतलब लिमिट नंबर ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, इनका जो बेनिफिट है वो कुछ लोगों के लिए ही अफोर्डेबल है। ऑब्वियसली यार महंगा तो होगा ही। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड। इन मेथड्स का अगर अपन यूज़ करते हैं तो इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर पे घर वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोसी लोग क्या कहेंगे, हमारा धर्म ये नहीं कहता, हमारा ये नहीं कहता, हमारा वो नहीं कहता, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों से लोगों को फेस करना पड़ता है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज प्रोसीजर्स इज़ टू हैव चिल्ड्रन, इसका अल्टीमेट एम क्या है कि हमें बेबी चाहिए। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन, हमारे पास बहुत सारे ऑर्फनेज हैं, एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मेचोरिटी, जो मेचोरिटी तो क्या पता बचे भी ना हो, तो अनलेस टेकन केयर ऑफ, अगर हम उनका ख्याल ना रखें तो मेचोरिटी तक क्या पता वो बचे भी ना। से बहुत सारे बच्चे ऑर्फनेज के अंदर बाहर भी। अवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, जो पेरेंटहुड मतलब जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये जो मेथड है ये काफ़ी अच्छा है और उन बच्चों का भी भला हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। तो एनसीईआरटी पढ़ते रहो, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, आगे हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे। सो ओके, बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।